My lovely students, welcome to the channel. In this session, we'll be continuing questions of the topic of percentages from previous year CSAT examinations. Start करते हैं session को, and if you have not already subscribed to our channel and you like the content, then subscribe कर दो channel को और साथ में bell icon भी press कर दो. You can also join the Telegram channel and message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of this session, as a result of 25% hike in the price of rice per kg, the person is able to purchase 6 kg less rice for rupees 1200. 25% का हाइक आया है, इंक्रीज आया है प्राइस में राइस के, जिसकी वजह से अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 किलोग्राम्स लेस राइस फॉर रुपीज 1200. यानी कि पहले भी 1200 रुपीज का राइस परचेज कर रहा था, अभी भी 1200 रुपीज का राइस ही परचेज कर रहा है, पर पहले से अब 6 kg राइस ज्यादा कम परचेज कर पा रहा है बिकॉज प्राइस में हाइक आया है. और कितना हाइक आया है प्राइस में? 25% का हाइक आया है. और 25% इज 25/100 या फिर 1/4. यानी कि अगर पहले 4 रुपीज पर केजी प्राइस था तो अब 5 हो गया है, या पहले 4x था तो अब 5x हो गया है बिकॉज 1 का इंक्रीज आया है. इज दैट इट? तो बेसिकली जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो कांस्टेंट है, वो 1200 ही है. पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है. और पहले मान लिया हमने कि प्राइस था लेटेस्ट से P और कंजम्पशन था C. अब हमारा प्राइस हो गया है 25% ज्यादा, यानी कि अब प्राइस क्या हो गया है? पहले 1 था तो 1 + 1/4, यानी कि बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 5/4. तो अब हो गया है 5/4 टाइम्स P. ये नया प्राइस है हमारा, दिस इज द न्यू प्राइस. और कंजम्पशन क्या हो गया हमारा? नाउ द कंजम्पशन इज 6 किलोग्राम्स लेस. 6 kg कम राइस परचेज कर रहा है. तो अगर पहले कंजम्पशन C kg था तो अब हो जाएगा C - 6. अभी दोनों इक्वल है, P से P को कैंसल आउट कर दोगे तो बेसिकली C इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स C - 6. 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4C विल बी इक्वल टू 5C - 30. तो यहां से C की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 30. यानी कि कंजम्पशन पहले था हमारा 30 kg. और क्वेश्चन हमसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस, यानी कि इनिशियल प्राइस क्या था, यानी कि P की वैल्यू पूछ रहा है हमसे. ध्यान देना है कि ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है या फिर बाद वाली प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि किसी और क्वेश्चन में बाद वाले प्राइस की वैल्यू यानी 5/4 P की वैल्यू पूछ सकता है. तो अगर P निकाल लोगे तो 5/4 P फिर अल्टीमेटली निकालना पड़ेगा. अब अगर C 30 kg है तो P हमारा हो जाएगा 1200/C. तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 1200/30, जो कि हो जाएगा 40 रुपीज पर केजी. तो प्राइस था हमारा 40 रुपीज पर केजी. ठीक है, जब पहले 40 रुपीज पर केजी प्राइस था तो 30 kg परचेज कर पा रहा था. अब बाद में प्राइस हमारा 25% से बढ़ गया तो 40 + 10 50 हो गया. अब टोटल कंजम्पशन 1200 ही है तो 1200/50 यानी कि 24 kg राइस परचेज कर पाएगा, जो कि 6 kg लेस है. क्लियर हो गया? आसान है. ओके, ठीक है. अब इसी क्वेश्चन को करने का एक फास्ट अप्रोच क्या हो सकता है? क्या है पता है? 25% का हाइक हो रहा है प्राइस में, हाइक है 25% का, और 25% होता है हमारा स्ट्रेट अवे 1/4. अब क्योंकि हमारा प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और ये जो एक्सपेंडिचर है दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. अगर इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो अगर प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन डिक्रीज होगा, और रेशियो सेम होगा. रेशियो सेम होगा, ऐसे समझो कि से हमारा प्राइस पहले 4 था और कंजम्पशन था 5, तो 4 × 5 हो गया 20. अब प्राइस हमारा 4 से हो गया है 5, तो कंजम्पशन को 4 होना होगा, तभी तो हमारा मल्टीप्लिकेशन 20 आएगा. दोनों केसेस में सेम रहेगा. तो बस इतनी सी बात ही समझनी है कि अगर प्राइस हमारा 4 से 5 जा रहा है तो कंजम्पशन हमारा 5 से 4 हो जाएगा. ठीक है, तो जो प्राइस का रेशियो उसका ठीक ऑपोजिट रेशियो होगा कंजम्पशन का. ठीक है, अगर दो क्वांटिटीज हमारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेट अस से A × B = C हो रहा है, और C हमारा कांस्टेंट है, सेम है, तो अगर A का रेशियो हमारा है लेट अस से P/Q, तो B का रेशियो होगा Q/P. तभी ये पॉसिबल है बिकॉज P × Q दोनों केसेस में फिर कांस्टेंट है. तो यही सेम काम हमें यहां पे करना है कि प्राइस हमारा 25% से इंक्रीज करना है, यानी कि 4 में 1 का इंक्रीज आया है. तो पहले अगर प्राइस 4 था तो अब हो गया है 4 + 1 यानी कि 5 हो गया है. तो प्राइस का रेशियो है 4:5, तो कंजम्पशन का रेशियो होगा 5:4. यानी कि पहले अगर 5 kg परचेज कर रहा था तो 4 kg परचेज करेगा, पहले 5 यूनिट परचेज कर रहा था तो 4 यूनिट परचेज करेगा. और क्वेश्चन साफ साफ बता रहा है कि 6 kg लेस परचेज कर रहा है. तो जो डिफरेंस आया हमारा 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट बराबर है 6 kg के. 1 यूनिट बराबर है 6 kg के. तो अगर 1 यूनिट 6 kg है तो 5 यूनिट हो जाएगा 5 × 6 यानी कि 30 kg. तो पहले वो 30 kg परचेज कर रहा था और टोटल कंजम्पशन था 1200 रुपीज का, टोटल एक्सपेंडिचर 1200 रुपीज का था. 30 kg से डिवाइड कर दोगे तो हमें प्राइस मिल जाएगा 1200/30 यानी कि 40 रुपीज पर kg विल बी अवर प्राइस. कुल मिला के बस इतना ही करना था हमको, सिर्फ इतना ही करना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए.
आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student has to get 40% marks to pass in an examination. Suppose he gets 30 marks और फेल करता है फिर भी 30 मार्क्स से, then what are the maximum marks in the examination? हर एक क्वेश्चन में टेक अ पॉज, ट्राई टू सॉल्व इट और फिर सॉल्यूशन देखो, वही बेस्ट अप्रोच है। 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और बच्चे के मार्क्स आए 30 तो आए हैं और फिर भी वो फेल हो गया है 30 मार्क्स से, यानी कि अगर पासिंग मार्क्स ये है तो पासिंग मार्क्स -30 इज इक्वल टू 30, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना होगा हमारा, दिस 30 + 30 यानी पासिंग मार्क्स होगा 60 मार्क्स, क्योंकि तभी तो 30 मार्क्स से फेल हुआ 30 मार्क्स आने पे। अब ये 60 मार्क्स हमारा बराबर है 40% के, 40% बराबर है 60 मार्क्स से, और 40% होता है 2/5, तो टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे हमारे 60 × 5/2 या 60 × 100/40, जैसे भी समझ लो, और तो आंसर हमारा आ जाएगा 30 × 5 यानी कि 150 मार्क्स हमारे मैक्सिमम मार्क्स। ऑप्शन सी आंसर है हमारा, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख सकते थे कि 40% मार्क्स है पासिंग, 30 मार्क्स आए 30 से फेल हुआ है, जितने आए उतने से ही फेल हुआ है, यानी कि 40% पासिंग मार्क्स था तो आधे उसके कितने होंगे 20% मार्क्स आए हैं जो कि 30, 20% 30 100% उसका 5 टाइम्स होगा भाई, 20% हमारा 30 है तो 5 टाइम्स होगा उसका 100%, तो 30 × 5 इज 150, तो 150 will be maximum marks. Next question. A person bought a refrigerator worth rupees 22800 with 12.5% interest compounded yearly. At the end of the first year, he paid rupees 8650, and at the end of the second year, rupees 9125. So how much will he have to pay at the end of the third year to clear the debt? प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के करने की कोशिश करो अपने एंड पर, टेक योर टाइम, थोड़ा सा समय लो, सॉल्व करो क्वेश्चन को। इनिशियली कितना है परचेज किया है रुपीज 22,800 में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12.5%, बट हर साल वो कुछ कुछ पेमेंट भी करता जा रहा है। फर्स्ट ईयर के एंड में उसने पे कर दिया रुपीज 8650, फिर सेकंड ईयर के एंड में उसने पे कर दिया रुपीज 9125, और क्वेश्चन पूछा थर्ड ईयर के एंड में बाकी बचा हुआ सारा का सारा डेट क्लियर करने के लिए उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो स्टार्टिंग में जब उसने परचेज किया तब 22,800 रुपीज का उसने रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, तो ये अमाउंट है जो कि अमाउंट ड्यू होगा। बट अब फर्स्ट ईयर के एंड में जब वो आएगा तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हो जाएगा, और इंटरेस्ट है हमारा 12.5% का, और जो कि हो गया 1/8, यानी कि अगर 8 रुपीज का अमाउंट उसने परचेज किया है, परचेज है या इनिशियल अमाउंट है जो कि लोन लिया है, तो 1 रुपी का उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा एक साल के एंड में, 8 रुपीज पे 1 रुपी का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 22,800 डिवाइडेड बाई 8, ये इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 8 कर दो, 20,000 का 2,500 प्लस 350, तो 2,850 ये इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट एड अप हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना अमाउंट ड्यू होगा, एंड ऑफ ईयर 1 अमाउंट ड्यू हमारा हो जाएगा, अमाउंट ड्यू हो जाएगा हमारा कितना, दोनों वैल्यूज को एडअप कर दोगे, ठीक है, दोनों को एडअप कर दोगे, दिस विल बी 22,000 प्लस 2,000 24,000 25,650, ये अमाउंट ड्यू है उसका ईयर के एंड में, और उसने इसमें से 8,650 तो पे कर दिया है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, जितना पे कर दिया वो फिर अमाउंट लेस हो जाएगा, -8,650, सो दिस विल बी 17,000 रुपीज, यानी कि अब जो अमाउंट है, अब जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईयर में वो अमाउंट होगा 17,000, क्योंकि जो अमाउंट पे कर दिया उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो अब 17,000 पे इंटरेस्ट लगने वाला है, और कितना इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईयर में, अगेन 12.5% यानी कि 1/8, ठीक है, 16,000 का 2,000, तो 2,000 एक सेकेंड 125, ये इंटरेस्ट हो जाएगा, 17,000 हमारा अमाउंट था इनिशियली सेकेंड ईयर के स्टार्ट में, तो स्टार्ट एंड में कितना हो जाएगा 17,000 प्लस 2125 यानी कि 19,125, ये हो गया एट द एंड ऑफ ईयर 2, और इसमें से फिर उसने पे किया है 9,125, ये भी सब्ट्रैक्ट कर, तो अब अमाउंट ड्यू बचा है हमारा 10,000 रुपीज, और ये जो अमाउंट ड्यू बचा है ये हमारा थर्ड ईयर के स्टार्ट में है, और थर्ड ईयर के एंड में पे करना है, तो इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा कितना 1/8, यानी कि 10,000 पे इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो जाएगा 10,000/8 जो कि होगा 1,250, अमाउंट ड्यू हो जाएगा 11,250, एंड दिस विल बी एट द एंड ऑफ ईयर 3, और यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, यही अमाउंट पे कर देगा तो सारा का सारा उसका डेट क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर 11,250, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड्स अर्न लेस देन रुपीज 30,000 पर ईयर, 12% हाउस होल्ड ऐसे हैं
which are earning less than rupees 30,000 per year. 6% households earn more than rupees 2 lakh per year. 22% households earn more than rupees 1 lakh per year. And 990 households जो बच गए, they earn between rupees 30,000 and rupees 1 lakh per year. So how many households earn between rupees 1 lakh and rupees 2 lakh per year? ऐसे कितने हाउसहोल्ड्स होंगे जो कि 1 लाख से लेके 2 लाख रुपीज पर ईयर के बीच में अर्निंग करते हैं? ठीक है, तो 12% अर्न लेस देन 30,000, 6% अर्न मोर देन 2 लाख और 22% अर्न मोर देन 1 लाख. अब इस क्वेश्चन में देखो गलती होने का स्कोप कहां पे. जब क्वेश्चन कह रहा है कि मोर देन 1 लाख पर ईयर से ज्यादा 22% अर्न करते हैं, तो क्या ये 6% ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है इसमें? क्या ये 6% इंक्लूडेड नहीं है इसमें? बिल्कुल इंक्लूडेड है. ठीक है, सो इस 22% में दो पार्ट हैं. एक तो हो गया वो लोग जो कि ग्रेटर देन 2 लाख पर ईयर अर्न करते हैं, और दूसरा हो गया वो लोग जो कि 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में अर्न करते हैं. अगर 6% हमारे ऐसे हैं विच आर अर्निंग ग्रेटर देन 2 लाख, तो टोटल 22% है, यानी कि 16% होंगे विच आर अर्निंग बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख. तो हमारा आंसर 16% होगा, बट परसेंटेज में तो आंसर देना नहीं है. तो यानी कि जो बचा हुआ डेटा है हमारा ये 990 हाउस होल्ड्स का, इसको हमें यूज करना पड़ेगा. हु अर्न बिटवीन रुपीज 30,000 एंड रुपीज 1 लाख. तो बेसिकली 3 सिनारियो बने हमें, या तो 30,000 से कम अर्न करते हैं लोग, या 30,000 से लेके 1 लाख के बीच में अर्न करते हैं, और या फिर ग्रेटर देन 1 लाख अर्न करते हैं. तो लेस देन 30,000 वाले हैं 12%, ग्रेटर देन 1 लाख वाले हैं 22%. टोटल तो होगा 100%, बिकॉज इन तीनों में से किसी ना किसी कैटेगरी में तो लाई करेगा कोई. टोटल 100% है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000 से लेकर 1 लाख के बीच का? 100% माइनस 12 प्लस 22%, यानी कि 100% माइनस 34%, तो ये वैल्यू आ जाएगा 66%. और 66% हमारा बराबर है इक्वल टू 990. 15 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1% बराबर होगा हमारा 15 इंडिविजुअल्स के, 15 हाउस होल्ड्स के. 1% की वैल्यू 15 है और हमें वैल्यू चाहिए 16% की, तो 16 इंटू 15 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 160 प्लस 80, 240 हाउस होल्ड्स अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख. 240 हाउस होल्ड्स. ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ठीक है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. P is equal to 40% of A plus 65% of B and Q is equal to 50% of A plus 50% of B where A is greater than B. In this context, which of the following statements is correct? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, सॉल्व करो. क्वेश्चन हमें स्ट्रेट अभी बता रहा है कि A इज ग्रेटर देन B, यानी कि ये तो हमें पता है कि A B से बड़ा है. ओके, अब पहले थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं. मान लेते हैं कि A अगर इक्वल टू B होता तो क्या होता? अगर A इक्वल टू B होता तो क्या होता? देखो P हमारा है 40% ऑफ A प्लस 65% ऑफ B. मान लेते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू 100 है, एक रैंडम वैल्यू ऐसे समझने के लिए क्वेश्चन. P हमारा उस केस में हो जाएगा 40% ऑफ A, क्योंकि A भी 100 है, तो 40% ऑफ 100 क्या होगा? 40 होगा. B भी 100 ही माना है हमने, सो 65% ऑफ 100 क्या होगा? 65 होगा. तो P हमारा आ गया 105. सिमिलरली Q के केस में 50% ऑफ A प्लस 50% ऑफ B, 50% ऑफ 100 क्या होगा? 50, और फिर अगेन 50, यानी कि वैल्यू आ गया 100. तो P 105 आ गया, Q आ गया 100. तो अगर दोनों बराबर थे तो P हमारा ग्रेटर देन Q आया है उस केस में. इज 100. या अगर हम 100 ना भी मानते तो हम कहते कि P हमारा इक्वल टू क्या होगा? 40% ऑफ A प्लस, क्योंकि B भी A के बराबर है, तो प्लस 65% ऑफ B को लिख सकते हैं 65% ऑफ A, यानी कि हो जाएगा 105% ऑफ A. और सिमिलरली Q को कह सकते थे 50% ऑफ A प्लस 50% ऑफ A अगेन, क्योंकि B भी तो A के ही बराबर है, यानी Q इज इक्वल टू 100% ऑफ A. तो अभी भी यहां पे देख पा रहे होगे कि P और Q में बड़ा क्या है? P इज ग्रेटर देन Q. कब? जबकि A इक्वल टू B है. सो इफ A इज इक्वल टू B तो P विल बी ग्रेटर देन Q, है कि नहीं? लेकिन अगर A B से बड़ा है, जो कि हमारा एक्चुअल सिनेरियो है कि A बड़ा है B से, ठीक है, A बड़ा है B से, तो उस केस में क्या होगा? अगर A B से बड़ा है तो देखो पहले वाले केस में, P वाले केस में 40% ऑफ A है और Q वाले केस में 50% ऑफ A है. देखिए ज्यादा वेटेज कहां पे है? Q वाले केस में. अभी इनिशियली हमारा अगर A और B बराबर होते तो P बड़ा होता Q से. ध्यान से समझना मेरी बात को. अभी हम
एक बार अच्छे तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बट पहले अभी एक अप्रोच से, एक अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करते हैं कि पी बड़ा है क्यू से। अभी इनिशियल केस में अगर ये और भी बराबर होते तो, बट अब ए को थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं, तो जैसे ही ए को बड़ा करेंगे तो हमें पता है कि पी में 40% ऑफ ए है और क्यू में 50% ऑफ ए है, यानी कि क्यू में ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है, 50% ऑफ ए है ना, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम ए को बड़ा करते जाएंगे तो ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी इन कंपेरिजन टू दिस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा लेटर से 20 है, ठीक है, सो ए अगर 20 है तो 40% ऑफ ए हो जाएगा 8 और 50% ऑफ ए हो जाएगा हमारा 10। तो जाहिर सी बात है कि 10 8 से बड़ा है कि नहीं, और बी तो ए से छोटा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ए को बड़ा करते जाओगे तो यहां पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यहां पे गैप बढ़ता जाएगा, यानी कि धीरे धीरे क्यू बड़ा होता जाएगा, क्योंकि पी ग्रेटर देन क्यू है इनिशियली। तो जैसे जैसे पी छोटा होगा और क्यू बड़ा होगा तो एक टाइम के बाद में क्या होगा, पी लेस देन क्यू हो जाएगा। पहले तो इक्वल टू क्यू होगा और फिर बाद में लेस देन क्यू हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली हमारा एक टाइम के बाद में पी लेस देन क्यू हो जाएगा। बट इनिशियली जब तुमने थोड़ा सा बड़ा किया, इनिशियली तुम्हें पता है जब दोनों बराबर हैं तो पी बड़ा है क्यू से, तो जब तुमने इतू सा बड़ा किया ए को बी से तो क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उस केस में भी पी हमारा क्यू से बड़ा रहेगा। फिर जब थोड़ा और बड़ा करोगे तो एक सिनारियो के बाद में पी इक्वल टू क्यू हो जाएगा और फाइनली पी लेस देन क्यू हो जाएगा, यानी कि जब ए ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं। पी क्यू से बड़ा भी हो सकता है, पी क्यू के बराबर भी हो सकता है, पी क्यू से छोटा भी हो सकता है। अब ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि ए बी से कितना बड़ा है और बी की एग्जैक्ट वैल्यूज क्या है, यानी कि ये तीनों केसेस पॉसिबल हैं। एंड हेंस आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी, बिकॉज डेटा जो गिवन है वो हमारा इनसफिशिएंट है डिटरमाइन करने के लिए। गिवन डेटा से हम ये बात पक्के तरीके से नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा होगा, पी बड़ा होगा या फिर क्यू बड़ा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। क्या यहां तक बात समझ में आती है? देखो, पी दिया है 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी, क्यू में दिया है 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी, ओके। तो पी में 40% ऑफ ए है, क्यू में 50% ऑफ ए है, तो क्या हम कह सकते हैं कि पी को लिख सकते हैं 40% ऑफ ए यानी कि 0.4 ए प्लस 0.65 बी, और क्यू को लिख सकते हैं हम 0.5 ए प्लस 0.5 बी। अब ए ग्रेटर देन बी है तो हमें पता है, और पी और क्यू में से कौन सा बड़ा है पता लगाना है, तो चाहे तो पी में से क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, पी में से क्यू को घटा दो, तो पी माइनस क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 ए माइनस 0.5 ए, यानी कि माइनस 0.1 ए प्लस 0.15 बी, माइनस 0.1 ए प्लस 0.15 बी, यानी कि 0.15 बी माइनस 0.1 ए, ठीक है। या फिर 10/100 15/100, बेसिकली 1/100 को कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा हमारा 15b माइनस 10a, या 5/100 को कॉमन ले लिया, यानी 1/20 को कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 3b माइनस 2a। तो बेसिकली 3b माइनस 2a की वैल्यू क्या होगी, इस पर डिपेंड करेगा कि पी और क्यू में से बड़ा क्या होगा छोटा क्या होगा। तो अगर 3b माइनस 2a हमारा पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, तो उस केस में ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि p माइनस क्यू ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि p बड़ा होगा q से। अगर 3b माइनस 2a इक्वल टू 0 हुआ तो उस केस में ये p माइनस क्यू 0 हो जाएगा, यानी कि p इक्वल टू क्यू हो जाएगा। और थर्ड सिनेरियो में जबकि 3b माइनस 2a हमारा लेस देन 0 होगा तो p माइनस क्यू भी लेस देन 0 होगा और p छोटा हो जाएगा q से। तो यही तीन सिनेरियोज बनेंगे। अब पहले वाले सिनेरियो में अगर 3b माइनस 2a ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि 3b ग्रेटर देन 2a है, नहीं 3b ग्रेटर देन 2a है, और हमें पता है a ग्रेटर देन b है, तो यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि a बाई बी इज लेस देन 3/2। यहां से हमारा रिजल्ट आएगा कि a अपॉन बी इज लेस देन 3/2। अब अगर a ग्रेटर देन b है तो a अपॉन बी 1 से तो बड़ा होगा, बट अगर 3/2 से छोटा हुआ तो p फिर बड़ा होगा q से। अगर a बाई बी 1 से तो बड़ा है क्योंकि a बड़ा है b से, बट अगर 3/2 से छोटा हुआ तो उस केस में p ग्रेटर देन q हो जाएगा। और 3b माइनस 2a इक्वल टू 0 का मतलब ये हो कि अगर a बाई बी इक्वल टू 3/2 है तब फिर p और q बराबर होंगे। और थर्ड सिनेरियो में जबकि a बाई बी इज ग्रेटर देन 3/2 तो उस केस में p छोटा हो जाएगा q से। अब डिपेंड करेगा कि a बाई बी का रेशियो है क्या एक्चुअल, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा आउटकम क्या आने वाला है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? a बाई बी का वैल्यू हमारा क्या है उस पर हमारा आउटकम डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या ये पार्ट क्लियर है?
ओके, और यहां से एक और बात समझ में आती है कि अगर जस्ट इन केस हमें गिवन होता इस क्वेश्चन में ए इज लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी होता तो डेफिनेटली डेफिनेटली ए बाई बी हमारा लेस देन 1 होता, और अगर 1 से छोटा है तो फिर 3/2 से छोटा तो है ही, तो फिर पहला वाला केस है, तो फिर फर्स्ट वाला केस है, और फर्स्ट वाला केस होने का मतलब ये हुआ कि P ग्रेटर देन Q होगा पक्के से, दैट इज कंफर्म। ठीक, उस केस में हमारा कंफर्म था कि P ग्रेटर देन Q होगा। अगर A इक्वल टू बी होता तब भी हमें पता है कि A बाई बी क्या है, इक्वल टू 1 है, तब भी तो लेस देन 3/2 है, तो उस केस में भी हमारा पहला ही सिनेरियो होता P ग्रेटर देन Q होता। बट अगर A ग्रेटर देन B है तो कितना बड़ा है B से उस पर डिपेंड करेगा। A बाई बी अगर 3/2 है तो इक्वल होगा, लेस देन 3/2 है तो P ग्रेटर देन Q होगा, और ग्रेटर देन 3/2 है तो P लेस देन Q होगा। क्या ये प्रॉपर अप्रोच समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ टू पर्सन आर द सेम, but one gets allowances to the extent of 65% of his basic pay and other gets allowances to the extent of 80% of his basic pay. तो रेशियो ऑफ बेसिक पे टू फॉर्मर ऑफ द फॉर्मर टू लेटर क्या होगा? इमोल्यूमेंट्स यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, बेसिकली जितना कंपनी किसी पे खर्चा कर रही है, टोटल इमोल्यूमेंट्स हमारा होगा कॉस्ट टू कंपनी, सीटीसी। और क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वाला जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, उसको अलाउंस कितना मिला है? 60% ऑफ द बेसिक पे, 65% ऑफ द बेसिक पे। देखिए बेसिक पे अगर पहले वाले पर्सन की ए मान लें, दूसरे वाले पर्सन की बी मान लें, तो पहले वाले पर्सन को कितना अलाउंस मिल रहा है? 65% ऑफ द बेसिक पे, यानी कि 65% ऑफ द ए उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, प्लस ऑब्वियसली ए, और सेकंड वाले को 80% ऑफ बी, क्योंकि उसकी बेसिक पे बी है, तो 80% ऑफ बी प्लस बी, और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि टोटल एमोल्यूमेंट सेम है दोनों के। ये 65% है और ये ए क्या है? ये 100% है, यानी कि 165% ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 180% ऑफ बी, या बेसिकली 165 बाई 100 ए इज इक्वल टू 180 बाई 100 बी। 100 से गया 100, यहाँ बचा 33, यहाँ बचा 36, तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा? ए अपॉन बी आ जाएगा 36/33, जो कि हो जाएगा 12/11, यानी कि बेसिक पे का रेशियो आ रहा है उनका 12:11। पहले वाले और दूसरे वाले का रेशियो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, 12:11, ऑप्शन डी आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मर टू लेटर, इसका ऑपोजिट लिखा होता तो 11:12 हो जाता। ए बाई बी का रेशियो हमारा आ रहा है 12/11 इन दिस क्वेश्चन। इजंट इट सो? क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू नंबर्स x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन अ थर्ड नंबर z। तो x, y और z की बात कर रहा है, और क्वेश्चन ये बता रहा है कि z से x कितना कम है? 20% कम है। तो अगर z 100 है, x हो जाएगा -20, यानी कि 80 हो जाएगा, और y 28% कम है, यानी कि 100 - 28 72 हो जाएगा। तो x 80 हो गया, y 72 हो गया, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना छोटा है y x से, व्हाट परसेंटेज नंबर y लेस देन x। तो अगर x 80 है, y है 72, यानी कि 8 लेस है, 80 से 8 लेस है, यानी कि 10% लेस है, 10% लेस है, तो ऑप्शन बी है 10% आंसर आ जाएगा हमारा। अगर क्वेश्चन इंस्टेंट पूछता कि x y से कितना बड़ा है, तो उस केस में हमें पता है कि x है 80, y है 72, यानी कि 72 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, बट 8 72 का कितना परसेंट होगा? 8/72, विच इज 1/9, यानी कि 11.11% हाइयर होगा। एक्स वाई से 11.1% हायर होगा, जबकि वाई एक्स से 10% छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अ कस्टमर। The firm produces 1,000 quantity of that product per day, out of which 5% are unfit for sale. So in how many days will the order be completed? 5% क्या है? अनफिट फॉर सेल है। ठीक है, 1000 डेली प्रोड्यूस करते हैं, तो कितने दिनों में ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा? अब 1000 में से 5% तो अनफिट है, 5% कितना होगा? 50 होगा। तो 1000 डेली प्रोड्यूस होते हैं, 50 अनफिट है सेल के लिए, तो बचे कितने? 950, यानी कि 950 पर डे काम के हैं, और टोटल प्रोड्यूस करने हैं 19,000, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 19,000 डिवाइडेड बाई 950, 0 से गया 0, और ये 1900/95 वैल्यू आ जाएगा 20 डेज। 20 डेज में प्रोड्यूस हो जाएगा, 20 डेज में ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। Candidates in a competitive examination consist of 60% men and 40% women. 70% men and 75% women cleared the qualifying test and entered the final test. और जबकि फाइनल टेस्ट में 80% men and 70% women were successful. तो which of the following statements is correct?
अब किसी भी ऐसे क्वेश्चन में तुम 100 वैल्यूज एज्यूम कर लो, ठीक है, टोटल 100 एज्यूम कर लो, तो मेन कितने हैं 60% है, वुमेन कितने हैं 40% है, ठीक है, हमने मान लिया टोटल 100 है, टोटल 100 है, तो मेन हो जाएंगे हमारे 60 और वुमेन हो जाएंगे हमारी 40। ओके, फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 70% मेन सक्सेसफुल हुए हैं, 70% यानी कि 7/10, 10% कितना होगा 60 का, 10% आ जाएगा हमारा 6, 70% आ जाएगा 6 इंटू 7 42, 42 मेन सक्सेसफुल हुए हैं, क्वालिफाई किए हैं। और सिमिलरली 75% वुमेन, 75% कितना है 75/100 या फिर 3/4, यानी कि 4 में से 3 इंटू 3/4 करोगे 30 वुमेन सक्सेसफुल हुई हैं, यानी कि टोटल क्वालिफाई कितने किए सक्सेसफुल, यानी फाइनली नहीं क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, क्वालिफाई किए हैं 42 + 30 72, 100 में से 72 क्वालिफाई कर गए। इसके बाद में एंटर द फाइनल टेस्ट, और फाइनल टेस्ट में 80% मैन, किसके 80%, जो ऑलरेडी हमारे क्वालिफाई कर चुके हैं, इसका 80%, यानी कि 42 का 80%, तो 42 का 80% यानी 4/5, 42 इंटू 4/5 क्या होगा 168/5, जो कि वैल्यू आ जाएगा हमारा 168/5, 33.6, ठीक है, डेसिमल वैल्यू आ रहा है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, अगर हम एक जीरो बढ़ा देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, यानी 1000 टोटल मान लेंगे तो ये वैल्यू 336 आ जाएगा, इसको फिलहाल डेसिमल में ही रहने देते हैं। और विमेन में 70% क्वालिफाई किए हैं, यानी कि 7/10, 10% है 3, 70% हो जाएगा 21, 21 वुमेन क्वालिफाई किया है और सक्सेसफुल हुआ है फाइनली, अल्टीमेटली सक्सेसफुल। तो कितना नंबर आ गया हमारा 33.6 + 21, 30 + 20 50, 54.6, आउट ऑफ 100 इन टोटल 54.6 ने फाइनली सक्सेसफुल हुए, 72 क्वालिफाई किए, सारा डेटा हमें मिल गया। अब ऑप्शंस को देखते हैं। स्टेटमेंट ए, सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, किसके लिए हायर है 60 मेन टोटल थे, 33.6 सक्सेसफुल हुए, तो कितना परसेंट सक्सेसफुल, 60 का 50% हुआ 30, ठीक है, 33 होगा 55% और फिर 1%, यानी कि ये टोटल हो गया 56% फॉर मेन। और वुमेन के लिए कितना है 21, 20 होगा 50%, 1 होगा 2.5%, तो ये वैल्यू आ जाएगा 52.5%, ठीक है, ब्रेक कर लो इसको, 30.6 को हमने कह दिया 30 + 3 + 0.6, ठीक है, 30 हमको पता है क्या 30 है 50%, 3 हो गया 5%, 0.6 हो गया 1%, 50 + 5 + 1। सिमिलरली वुमेन के लिए 20 + 1, 20 हो गया 50% और 1 हो जाएगा 2.5%, 2.5%, डेफिनेटली परसेंटेज सक्सेस रेट किसका ज्यादा है, मेन का ज्यादा है, तो इनकरेक्ट है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल सक्सेस रेट आया 54.6%, ये भी इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, तो डेफिनेटली ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मोर मेन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, ये तो सही बात है, क्योंकि मेन 33.6 आ रहे हैं, वुमेन आ रही है 21, तो डेफिनेटली ग्रेटर वैल्यू है, तो सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ए और बी स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है, ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ओके, अच्छा, हमें अगर सिर्फ और सिर्फ सक्सेस रेट ही देखना होता तो हम डायरेक्टली यहां से भी देख सकते थे कि 70% मेन है, 70% का 80% सक्सेसफुल हुआ है, देखो मेन तो 60% है, बट सक्सेस रेट देखना है मेन का, तो 60% हो 70% हो, हमें सिर्फ इन वैल्यूज पे फोकस करना है कि 70% क्वालिफाई किए और उनका 80% सक्सेसफुल हुए, तो 70% का 80% यानी 70% इंटू 4/5, ये आ जाएगा 74 280/5, 56%, यानी कि 56% मेन सक्सेसफुल हुए हैं, जो डेटा हमने यहां से निकाला। सिमिलरली 75% का 70% यानी 75% इंटू 7/10, जो क्या आ जाएगा 525/10, यानी 52.5%, इतना परसेंट हमारा वुमेन सक्सेसफुल हुए, डेफिनेटली सक्सेस रेट मेन का ज्यादा है वुमेन से। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए को चेक करना होता तो हम स्ट्रेट अवे निकाल लेते। ओके, next question. In a test, a candidate attempted only 8 questions and secured 50% marks in each of the questions. If you obtained a total of 40% in the test and all questions in the test carry equal marks, so how many questions were there in the test? 8 questions attempt किए हैं और secure किए हैं 50% marks in each of the question. ठीक है, मान लिया उसने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, क्योंकि टेस्ट में सारे ही क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के थे, तो सारे के सारे क्वेश्चन मान लिया 1 मार्क के थे, 8 उसने अटेम्प्ट किए हैं और क्वेश्चन ये बता रहा है कि 50% मार्क्स उसको हर एक क्वेश्चन में मिले हैं, यानी मिले कितने होंगे
8 क्वेश्चंस किए हैं, हर एक में 0.5 मार्क मिला होगा, तो टोटल मार्क्स हुए उसके 4 मार्क्स। और क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल उसको 40% मार्क्स स्कोर हुए हैं, तो 4 मार्क्स इज इक्वल टू 40%। अगर 4 मार्क्स है 40%, तो 100% क्या होगा? 100% होगा हमारा यहां से 4 इंटू 40% यानी कि 2/5, तो 4 इंटू 5/2। 10 मार्क्स होंगे 100% सारे मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। और 10 मार्क्स कब होंगे? 10 इंटू 1, यानी कि क्वेश्चन होंगे 10, बिकॉज हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है। टोटल क्वेश्चन विल बी 10 ओनली। ओके, next one. As per agreement with the bank, a businessman had to refund the loan in some equal installments without interest. Very important, interest नहीं है यहाँ पे कुछ भी। जितना पैसा लिया है वही रिफंड करना है, बस इंटरेस्ट किसी दोस्त से लिया है उसने, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है। बिना इंटरेस्ट के उसको इंस्टॉलमेंट्स में रिफंड करना है। अब 18 इंस्टॉलमेंट्स उसने पे कर दी, 60% अमाउंट पे हो गया है। 18 इंस्टॉलमेंट्स में 60% अमाउंट पे हो गया है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर 18 इंस्टॉलमेंट में 60% पे हो गया, 60% कितना हुआ? 3/5, 60/100 यानी कि 3/5। तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितना होगा? 18 इंटू 5/3, एक टोटल हो जाएगा हमारा 30 इंस्टॉलमेंट्स। रिमेनिंग है 12, अगर रिमेनिंग पूछता तो 12 होती, और टोटल पूछा है तो 30 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गार्डनर इंक्रीज्ड द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40% एंड डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाय 20%। तो एरिया ऑफ द न्यू गार्डन क्या होगा? उसने इंक्रीज किया लेंथ को 40% से, 40% यानी कितना हुआ? 2/5, 2/5 या फिर 4/10। और विड्थ को डिक्रीज किया है 20% से, 20% यानी कि 2/10 या फिर 1/5। एरिया नए गार्डन का क्या होगा? देखो इनिशियली लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेते हैं, देखिए एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इनिशियली लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू मान लेते हैं, लेट अस से 10 और 10 मान लिया, क्योंकि फिर एरिया हमारा 100 आ जाएगा, क्योंकि एरिया में ही चेंज चाहिए हमको, तो 100 वैल्यू लाने के लिए हमने दोनों को 10 और 10 मान लिया, ठीक है। इनिशियली लेंथ भी 10 है और ब्रेड्थ भी 10 है। नए केस में क्या होगा? लेंथ हमारा हो जाएगा कितना? लेंथ हो जाएगा 40% से इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी कि 4/10 से इंक्रीज होगा। 10 में 4 का इंक्रीज आएगा, तो अगर 10 था वैल्यू पहले, तो अब हो जाएगा 14, लेंथ हो जाएगा 14। और ब्रेड्थ में क्या होगा? डिक्रीज होगा 2/10, 10 में 2 का डिक्रीज होगा, तो 10 था तो अब हो जाएगा 10 - 2 यानी कि 8 आ जाएगा। एरिया हो जाएगा 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 कितना होगा? 14 5 70, 14 6 84, 98 112। अब हमारा एरिया हो गया 112, पहले था 100, अब हो गया 112, इनकी इंक्रीज आया कितना? 12 का, और 100 में 12 का इंक्रीज आया तो 12% का इंक्रीज आया, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। अब चाहते हो तुम वैल्यूज 5 भी मान सकते थे, बाद में अल्टीमेटली परसेंटेज निकाल लेते। 10 और 10 मानने का रीजन बस इतना था, सो दैट हमारी इनिशियल वैल्यू 100 आ जाए, सो दैट चेंज हमें इजिली सीधे सीधे देखना शुरू हो जाए। क्या ये क्लियर है? और देखो यहाँ पे हमें पता है एरिया है इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जब भी कभी दो वैल्यूज चेंज हो रही है और उनको मल्टीप्लाई करके एक थर्ड वैल्यू हम निकाल रहे हो, और तो उसी थर्ड वैल्यू हमें नेट चेंज चाहिए हो, नेट चेंज चाहिए तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मुला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक वैल्यू हमारा चेंज आया है +40% का, सेकंड में चेंज आया है -20% का, तो ये एज गुड एज है कि सेम वैल्यू पे ही हमने दोनों चेंज अप्लाई कर दिए। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि दोनों ही वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा समझो कि जब लेंथ हमारा 40% से इंक्रीज होगा, उसकी वजह से एरिया में चेंज क्या आएगा? एरिया भी 40% से इंक्रीज होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज होता तो। अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रेड्थ चेंज होता, 20% से डिक्रीज करता, तो एरिया भी हमारा 20% से डिक्रीज करता। लेकिन दोनों के दोनों चेंजेस हमारे एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों का जो सक्सेसिव चेंज है वो हमारा नेट चेंज होगा, यानी कि +40 -20 +40 इंटू -20/100, जो कि आ जाएगा +40 -20 -8 यानी कि +12, तो 12% का हमारा नेट चेंज होगा। ओके, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर लेते हैं हम कि जब 40% का इंक्रीज आएगा, तो 40% कितना हुआ? 2/5 का इंक्रीज आया, तो 5 में 2 का इंक्रीज आया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 + 2/5 यानी कि 7/5। तो पहले इंक्रीज हुआ 7/5 से, एरिया जो भी रहा होगा, और फिर इसके बाद में क्योंकि डिक्रीज आया है 20% का विड्थ में, तो -1/5, 5 में 1 का इंक्रीज आया, 1 का डिक्रीज आया है, तो इंटू 4/5। तो वैल्यू हमारा हो जाएगा अल्टीमेटली 28/25। पहले जो एरिया था अब उसका 28/25 हो गया, तो यानी पहले अगर 25 था तो अब हो गया 28, 3 का इंक्रीज आया 25 में, तो परसेंटेज आएगा 3/25 इंटू 100, 12% का इंक्रीज आएगा, ऑप्शन बी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी डिसाइड टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई बाय बस।
A has ₹10 with him and he finds that it is 80% of the bus fare for 2 persons. 10 रुपीज है उसके पास में और ये जो अमाउंट उसके पास ऑलरेडी है ये 80% है बस फेयर का. 80% कितना है ₹10. ठीक है, 80% कितना हुआ 4/5. तो टोटल बस फेयर कितना होगा 2 पर्सन का, वो हो जाएगा 10 इंटू 5/4 50/4 यानी कि 12.5 रुपीज. ये टोटल बस फेयर है. अभी उसके पास ऑलरेडी 10 रुपीज है तो 2.5 रुपीज और आ जाएंगे तो बस फेयर हो जाएगा उसके पास में. और बी ने क्या किया, बी के पास ₹3 थे, उसने सारे के सारे पैसे ए को दे दिए. अब 3 रुपए दे दिए जबकि 2.5 रुपीज ही चाहिए थे, यानी कि 50 पैसा एक्स्ट्रा आ गया ए के पास में. इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन ए, नाउ द मनी ए हैज जस्ट इनफ टू बाई 2 टिकट्स. हाँ डेफिनेटली वो 2 टिकट्स बाय कर सकता है बट उसके पास 50 पैसा एक्स्ट्रा है क्योंकि उसको सिर्फ 2.5 रुपीज चाहिए थे, उसको 3 रुपीज मिल गए हैं. ऑप्शन सी आंसर होगा कि आफ्टर बाइंग द 2 टिकट्स ए विल बी लेफ्ट विद 50 पैसा. ओके, नेक्स्ट वन, द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण's मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days. अगर पूरा टैंक फुल हो तो 10 days तक लास्ट करेगा. अगर वो स्टार्ट करे, इफ ही स्टार्ट्स यूजिंग 25% मोर एवरी डे, 25% यानी कि 1/4 ज्यादा रोज कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे, यानी कि अगर पहले उसका कंजम्पशन जो था वो 4 था तो अब कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 1 से इंक्रीज कर जाएगा, 5 हो जाएगा. कंजम्पशन अगर 4 से 5 हो जा रहा है तो कितने दिन तक पेट्रोल लास्ट करेगा. ठीक है, तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर उसी रेशियो में हमारा जो पेट्रोल कितने दिन चलने वाला है ये उसी रेशियो में डिक्रीज करेगा क्योंकि टोटल अमाउंट तो फिक्स्ड है. टोटल टैंकी में कितना पेट्रोल आ रहा है वो तो फिक्स्ड है. ठीक है, यहाँ भी वही सेम कहानी जैसे हमने किया था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल पेट्रोल इनटू प्राइस इनटू कंजम्पशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टोटल जो टंकी में आ रहा है कैपेसिटी, दिस इज इक्वल टू कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई डेली कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ डेज. तो अगर डेली कंजम्पशन हमारा 4 से 5 हो गया है तो नंबर ऑफ डेज हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज हमारा हो जाएगा 5 से 4. अगर पहले 5 डेज लास्ट करा तो 4 डेज लास्ट करेगा और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 डेज है तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 डेज, 4 की आ जाएगी 8 डेज. तो अब 8 डेज ही चलने वाला है. अदरवाइज सिंपली देख सकते हैं कि 10 डेज पहले चल रहा था और 25% इंक्रीज किया, यानी कि पहले अगर 4 था तो अब 4 से 1 ज्यादा हो जाएगा. तो अगर पहले 4 लीटर डेली वो कंज्यूम कर रहा था, 10 डेज चला था, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40 लीटर्स टोटल कैपेसिटी आ जाएगी. और अब उसका कंजम्पशन है 5 लीटर्स पर डे, तो 40/5 कर लोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा विच इज इक्वल टू 8, यानी कि अब 8 डेज चलेगा आपके रेट पे. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ पर्संस 70% ऑफ द पर्संस आर मेल एंड 30% ऑफ द पर्संस आर मैरिड. इफ 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स इज सिंगल. 70% पर्सन मेल हैं तो अगर टोटल पर्सन हमारे मान लेते हैं 100 है तो मेल कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, फीमेल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे. और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, तो 70 का 2/7 हो जाएगा हमारा 20. तो मैरिड कितने हो जाएंगे, 20 मेल मैरिड है, 20 मेल मैरिड है, टोटल 30% मैरिड है, यानी कि टोटल 30 मैरिड है 100 में से. और जिसमें देखिए 20 मेल है तो 10 होंगी फीमेल्स, तो 10 फीमेल्स मैरिड होंगी. क्वेश्चन पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स इज सिंगल. तो 30 में से 10 तो मैरिड है, 20 अनमैरिड है, तो फ्रैक्शन कितना हुआ, अनमैरिड कितनी हुई, अनमैरिड हुई 20, बिकॉज 10 तो मैरिड है, तो 20 अनमैरिड है. टोटल फीमेल्स है 30, 20/30 यानी 2/3 ऑफ फीमेल्स आर सिंगल. सिंगल फीमेल्स हो जाएंगी 2/3, 2/3. ओके, क्लियर है बात. ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है. अब इसी चीज को ऐसे भी सोच सकते थे, वेन डायग्राम के थ्रू भी सोचा जा सकता था कि हमें पता है टोटल 100 पर्सन है, टोटल है 100 और 100 में से 70% मेल है, यानी 70 मेल मान लेते हैं. तो ये मेल का हमने सेट बना दिया और इसमें नंबर कितना है, 70 है, 70 है. और इन 70 में से 2/7 मैरिड है, तो 2/7 कितना हो जाएगा, 20 मैरिड होंगे. तो मैरिड का हमने एक अलग सेट बना लिया जिसमें से कि 20 तो मेल है. ठीक है, 20 मेल है और टोटल मैरिड कितने हैं, 30% है, 30 है, तो मैरिड है 30. अगर 20 मेल है तो 10 बचे हुए फीमेल होंगे. और मेल टोटल 70 है जिसमें 20 मैरिड है, तो अनमैरिड या सिंगल कितने होंगे, 50 होंगे. 70 - 20, 50 हो गए सिंगल मेल, 20 हो गए मैरिड मेल 70,
प्लस 10 80, यानी कि 20 बच गई हमारी फीमेल्स। और ये कौन सी फीमेल्स हैं जो कि मैरिड नहीं है, क्योंकि मैरिड वाले सेट के बाहर हैं, तो ये हमारी सिंगल फीमेल्स हैं। लेकिन टोटल फीमेल्स हमारी 30 हैं, क्योंकि 70 मेल थे, तो 20/30 हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 2/3, जो कि हो जाएगा 2/3। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। इस सेशन में यही इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी परसेंटेज में आए, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, परसेंटेज के भी सारे के सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। आई बिलीव इस सेशन में जो भी डिस्कस किया वो समझ में आया। किसी भी क्वेश्चन का डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करना, और अगर सेशन पसंद आया है तो मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अगर आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम में मुझे कोई भी मैसेज करना है, तुम्हारा कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन ADITYKT। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।